नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत त्रिपाठी आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेकर के आया हूं, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले संधि के बारे में बताना चाहूंगा, जो हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो परीक्षा में आपसे लगभग 4 से 6 नंबर का प्रश्न आता है, जो जिसके विषय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं संधि क्या है। बस एक नजर डालते हैं कि संधि क्या है, कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद जो आपके मुख्य बिंदु है उस पर हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल करके एक नया अर्थवान, एक अर्थ सहित एक शब्द बनाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, वहीं पे संधि होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्या धन आलय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द विद्या है, एक शब्द आलय है, दोनों के खुद के अपने अर्थ हैं। विद्या यानी शिक्षा, आलय यानी भवन। अब इन दो वर्णों को इन दो शब्दों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नया शब्द बनेगा। लेकिन उन शब्दों को मिलाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने संधि के बारे में पढ़ा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका एक वर्ण है और यहाँ पे जो एक वर्ण है, इनको जब हम इससे मिलाएंगे तो एक नया वर्ण बनेगा, और इसी को जब मिला करके हम रखेंगे तब जाकर के एक शब्द बनेगा। हम कह सकते हैं कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, हुआ ना। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के साथ मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, दोनों मिला लिए, बड़ा आ हो गया, यहाँ पे विद्यालय बन गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि संधि उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल हो, वहीं पर संधि होता है। आइए दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं के प्रकार। दोस्तों संधि 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो कि आपका जो स्वर संधि है वह हाई स्कूल इंटर के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। व्यंजन संधि भी इंटर के सिलेबस में होता है, लेकिन परीक्षाओं में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। फिर भी आगे हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, विसर्ग संधि भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो नितांत आवश्यक है, जो प्राथमिकता जो है वो आपका स्वर संधि है। तो हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि वह होता है जहां पर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, यानी आ का आ से, आ का ई से, यानी जो स्वर है वो आपस में ही मिलेंगे और एक नया वर्ण बनाएंगे, वही आपके स्वर संधि होंगे। यानी दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से स्वर संधि बनता है। जहां पर स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है वहां पर स्वर संधि होता है। यानी आप इसको एक परिभाषा के तौर पे जान सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जहां पर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है वहां पर स्वर संधि होता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। दोस्तों वैसे तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप को लेकर के संधि 6 प्रकार का होता है, जिसमें से आपका सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में, जो कि आपका 6, 7, 8, 9 तक इसके ये पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में भी इसके कभी कभी आते रहते हैं। स्वर से भी पूछ लेता है, गुण से भी पूछ लेता है, यण से पूछ लेता है, या से पूछ लेता है, लेकिन दीर्घ संधि जरूर पूछता है। आपका यण भी पूछता है, गुण भी पूछता है, वृद्धि भी पूछता है, लेकिन दीर्घ भी पूछता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दीर्घ स्वर संधि के बारे में कि दीर्घ संधि है क्या। दोस्तों संस्कृत व्याकरण में दीर्घ संधि के लिए एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला दिया गया था, सूत्र दिया गया था। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक फार्मूला होता है, उसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार संधि में भी कई सारे सूत्र होते हैं, व्याकरण में कई सारे सूत्र होते हैं, जिनके आधार पर हम शब्दों का विन्यास करते हैं, शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दीर्घ संधि होता है, इसका सूत्र होता है अकः सावर्णे दीर्घः। यह आपका दीर्घ संधि का सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, इसी सूत्र में इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसी सूत्र में इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका विच्छेद किया जाता है, कैसे इसकी संधि की जाती है, ये सारी चीजें बस इन्हीं 3 शब्दों में समाहित है। आइए दोस्तों उसको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। ये कहता है अक यानी अकः सवर्ण, यानी अक वर्ण के बाद अक वर्ण, आपके अक वर्ण जो होते हैं, अक वर्ण के बाद, ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब ये अकवर्ण है क्या, आपको ये भी तो जानने के लिए बहुत ही आवश्यकता होगी कि अकवर्ण क्या है। तो मैं आपको बता दूं
कि आप इससे पहले महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। महेश्वर सूत्र में एक आता है आपका टॉपिक प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंतर्गत तमाम वर्ण आपके मिलते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द उसी में, बहुत सारे वर्ड उसमें समाहित होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला आपका आता है प्रत्याहार में अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए आ, ई, उ, री, ठीक, ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, अक वर्ण के, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जो कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जो आपको महसूस सूत्र होता है आयुण रिलिक, ठीक। अब आपका यहां पे हलंत हलंत कट गया, बचा क्या, आ, ई, उ, री और ली, ठीक। ये आपके 2, 4, 1, 5 वर्ण आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आ गए। तो कहता है कि अक वर्ण के बाद यानी आ, ई, उ, री, ली के बाद समान सवर्ण समान स्वर आता है, तो अगर इसके बाद यही वर्ण पुनः आ जाए, आ, ई, उ, री, ली, ठीक, दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, आ, ई, उ, री, ली, ठीक। अब आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इस आ के बाद यदि यहां पे बड़ा आ आएगा तब भी यहां पे बड़ा आ ही होगा। यदि दोनों बड़ा आ हो जाएंगे तो भी ये बड़ा आ ही होगा। ये कोई इशू नहीं होता कि यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, बस वर्ण इसके क्या हो, समान हो, ये आपको ध्यान देना है। ई के बाद ई आएगी तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यहाँ पे बड़ी ई हो या यहाँ बड़ी ई हो, यहाँ छोटी ई हो, तब भी ये ई हो गए, तो कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आपके ये जो वर्ण है ये समान होने चाहिए। आ के बाद आए, चाहे वह बड़ा रूप में आए, छोटा रूप में आए, तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के इन दोनों सीढ़ियों को मिलाकर के एक नई सीढ़ी की रचना होगी, जो कि बड़े वर्ण में होगी, बड़ी मात्रा में होगी। वही आपका होगा दीर्घ। दीर्घ का अर्थ वैसे ही आप समझ सकते हैं कि दीर्घ यानी बड़ा होता है, विस्तार होता है। तो बस यही आप समझिए कि यदि कोई वर्ण है, अगर उसके बाद समान वर्ण आता है तो वह वर्ण बड़े आकार में हो जाएगा, बड़ी मात्रा में आ जाएगा, यानी आ के बाद आएगा तो बड़ा हो जाएगा। जैसे विद्या, धन, आलय। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको संधि बनाते समय मैंने आपको बताया था, वही उदाहरण मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर विद्या में क्या आपको लास्ट में मिल रहा है, बड़ा आ की मात्रा मिल रही है ना, यानी जो आपका ये द्या है, जब इसको अलग करेंगे, दा, धन, या, धन, आ, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, आ ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका आ है, इस आ के बाद क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये आ और ये आ, ठीक, ये दोनों आ हट जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ के बाद आ आया तो दोनों आ की जगह पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यालय, ठीक, समझे इस चीज को। फिर आपको मैं एक दूसरी चीज बताता हूं, धन, उदय। अब देखिए यहां पर ऊ है, ऊ के बाद छोटा ऊ आ रहा है, दोनों ऊ है ना, यानी यहां पर आपका ना है, ना धन ऊ है। जब ना से ऊ निकालेंगे तो यह हलंत युक्त हो जाएगा और ऊ आपका अकेला हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस ऊ के बाद, यानी ऊ के बाद क्या आ रहा है, फिर से ऊ आ रहा है, ठीक। अब ये दोनों ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो अब यहां से ये मात्रा हटेगी, यहां से ये ऊ हटेगा और यहाँ पे पुनः जब ये शब्द बनेगा तो भान हो गया और ये बड़ा ऊ यहाँ पे आ जाएगा और ये दा और या ऐसे जैसे के तैसे उतर जाएगा, तो आपका हो जाएगा भान उदय। ऐसे ही आपको कोई भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, गिरिधन, ईश, ठीक, गिरिधन, ईश। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, गिरीश। तो आपको हम कह सकते हैं कि
जिस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि यदि कोई भी वर्ण हो, अगर किसी वर्ण के बाद वही वर्ण दोबारा आए तो वो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस दीर्घ संधि में कहीं कोई दिक्कत लगती हो, जो चीज आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।